एक छोटा सा बच्चा जो 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाता। स्कूल के शिक्षक उसे धीमा और नालायक कहते हैं। उसके अपने रिश्तेदार सोचते हैं कि शायद यह बच्चा जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया को ये समझाता है कि समय भी बदल सकता है और अंतरिक्ष भी। उसका एक छोटा सा समीकरण EMC इतना शक्तिशाली साबित होता है कि वह विज्ञान की दिशा ही बदल देता है। आज दुनिया उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन की जिंदगी केवल विज्ञान तक सीमित नहीं थी? इसमें गरीबी थी, असफलताएं थीं, प्यार था, विश्व युद्ध था, नाजियों का आतंक था और ऐसे फैसले भी थे जिनका असर पूरी मानव सभ्यता पर पड़ा। आज हम जानेंगे उस इंसान की पूरी कहानी जिसे इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है। जन्म 14 मार्च 1879। जर्मनी के छोटे से शहर उल्म में एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अल्बर्ट आइंस्टीन। पिता हरमन आइंस्टीन एक इंजीनियर और छोटे व्यापारी थे। माँ पॉलिन आइंस्टीन संगीत से बेहद प्रेम करती थीं। उन्हें पियानो बजाना पसंद था। परिवार चाहता था कि उनका बेटा भी पढ़ाई में आगे बढ़े। लेकिन शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। अल्बर्ट सामान्य बच्चों की तरह जल्दी बोलना नहीं सीख पाए। कहा जाता है कि वे लगभग 4 साल की उम्र तक पूरे वाक्य नहीं बोलते थे। घर वाले चिंतित रहने लगे। उन्हें लगता था कि कहीं बच्चा मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस बच्चे का दिमाग दुनिया को बदलने वाले सवालों से भरा हुआ था। वह कम बोलता था, लेकिन बहुत ज्यादा सोचता था। जब अल्बर्ट लगभग 5 साल के थे, वे बीमार पड़ गए। उनके पिता ने उनका मन बहलाने के लिए एक छोटा सा चुंबकीय कंपास लाकर दिया। अल्बर्ट ने देखा, कंपास की सुई चाहे जितना घुमा लो, वह बार बार उत्तर दिशा की ओर ही लौट आती है। वह हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस छोटी सी सुई को लगातार एक दिशा में घुमा रही है? यही वह पल था जिसने उनके भीतर विज्ञान के प्रति गहरी जिज्ञासा जगा दी। बाद में आइंस्टीन ने कहा था कि उस छोटे से कंपास ने उन्हें पहली बार यह महसूस कराया कि इस दुनिया में ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वे वास्तव में मौजूद हैं। कुछ समय बाद परिवार म्यूनिख चला गया। यही अल्बर्ट का स्कूल में दाखिला हुआ। लेकिन स्कूल का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस समय जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी। बच्चों को रटकर पढ़ाया जाता था। गलती करने पर डांट और सजा मिलती थी। लेकिन अल्बर्ट हर बात का कारण पूछते थे। वे सिर्फ उत्तर याद नहीं करना चाहते थे, वे जानना चाहते थे, ऐसा क्यों होता है? यही आदत शिक्षकों को पसंद नहीं आती थी। एक शिक्षक ने तो यहाँ तक कह दिया, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। उन्हें क्या पता था कि सामने बैठा यही लड़का भविष्य बदलने वाला है। स्कूल की कई चीजें उन्हें पसंद नहीं थीं, लेकिन एक विषय ऐसा था जिससे उन्हें प्यार था, गणित। बहुत छोटी उम्र में ही वे कठिन सवाल हल करने लगे थे। 12 वर्ष की उम्र तक वे खुद ही ज्यामिति की किताबें पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने बीजगणित, कैलकुलस और भौतिकी में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि दुनिया को समझने का तरीका थी। उनकी माँ चाहती थी कि अल्बर्ट संगीत सीखें। शुरुआत में उन्हें वायलिन पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वायलिन उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जब भी कोई कठिन वैज्ञानिक समस्या सामने आती, वे वायलिन बजाते। संगीत उन्हें सोचने में मदद करता था। बाद में उन्होंने कहा था, अगर मैं वैज्ञानिक नहीं होता तो शायद संगीतकार होता। इसी बीच उनके पिता का व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आखिरकार पूरा परिवार इटली चला गया। लेकिन
अल्बर्ट को पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी में छोड़ दिया गया। वे अकेले पड़ गए। उन्हें स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद उन्होंने वह स्कूल भी छोड़ दिया और परिवार के पास इटली पहुंच गए। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अल्बर्ट अब तय कर चुके थे कि वे पुराने नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे। वे अपने सवालों के जवाब खुद खोजेंगे। लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती थी। बिना डिग्री, बिना नौकरी और बिना किसी पहचान के क्या यह साधारण सा लड़का कभी दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन पाएगा? यहीं से शुरू होती है अल्बर्ट आइंस्टीन की असली यात्रा। जर्मनी की कठोर शिक्षा व्यवस्था से तंग आ चुके अल्बर्ट ने फैसला किया कि वे अपनी पढ़ाई स्विट्जरलैंड में करेंगे। उनका लक्ष्य था स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, आज का ज़ूरिक, में दाखिला लेना। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रवेश परीक्षा दी और वे असफल हो गए। हाँ, इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक। अपनी पहली बड़ी प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए। हालांकि एक दिलचस्प बात हुई, वे गणित और भौतिकी में शानदार अंक लाए। लेकिन भाषा, इतिहास और जीव विज्ञान जैसे विषयों में कमजोर रहे। कॉलेज के निदेशक ने उनकी प्रतिभा पहचान ली। उन्होंने सलाह दी, 1 साल और पढ़ाई करो, फिर दोबारा परीक्षा देना। अल्बर्ट ने हार नहीं मानी। वे स्विट्जरलैंड के आराउ शहर के एक स्कूल में पढ़ने लगे। यह स्कूल जर्मनी के स्कूलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ बच्चों को रटाया नहीं जाता था, बल्कि सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यही माहौल आइंस्टीन को पसंद आया। यही पहली बार उन्होंने अपने मन में एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर मैं प्रकाश की किरण के साथ साथ दौड़ूं, तो मुझे वह कैसी दिखाई देगी? उस समय ये सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन आगे चलकर यही सवाल आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी क्रांति बन गया। 1896 में आखिरकार अल्बर्ट का चयन हो गया। उन्होंने गणित और भौतिकी की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में वे बहुत अलग थे। वे हर लेक्चर में नहीं जाते थे। उन्हें किताबों से ज्यादा खुद सोचने में मजा आता था। कई प्रोफेसर उनसे नाराज रहते थे, लेकिन एक दोस्त था, मार्सेल ग्रॉसमैन। यही दोस्त आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जब अल्बर्ट क्लास छोड़ देते, तो ग्रॉसमैन अपने नोट्स उन्हें दे देता। बाद में इन्हीं नोट्स की मदद से आइंस्टीन ने परीक्षा पास की। कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मारीच से। वह भी भौतिकी की छात्रा थीं। दोनों घंटों तक विज्ञान पर चर्चा करते। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दोनों का भविष्य अभी भी अनिश्चित था। डिग्री तो मिल गई, लेकिन नौकरी नहीं। 1900 में कॉलेज खत्म हुआ। आइंस्टीन को पूरा विश्वास था कि किसी विश्वविद्यालय में उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक के बाद एक हर जगह से निराशा मिली। कई प्रोफेसरों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। किसी ने उनकी सिफारिश नहीं की। वे महीनों तक बेरोजगार रहे। कभी ट्यूशन पढ़ाते, तो कभी छोटे-मोटे काम करते। उनके पास पैसे भी कम थे। कई बार उन्हें अपने माता-पिता की मदद लेनी पड़ती। ऐसा लगने लगा था कि उनका वैज्ञानिक बनने का सपना शायद यहीं खत्म हो जाएगा। तभी उनके दोस्त मार्सेल ग्रॉसमैन ने मदद की। उनके पिता की पहचान के कारण आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में एक सरकारी नौकरी मिल गई, स्विस पैटेंट ऑफिस। उनका काम था लोगों के नए आविष्कारों की फाइलें पढ़ना और तय करना कि उन्हें पेटेंट मिलना चाहिए या नहीं। बहुत लोगों को यह नौकरी साधारण लगती थी, लेकिन आइंस्टीन के लिए यही सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद वे घंटों तक अपने वैज्ञानिक विचारों पर काम करते। कागज, पेंसिल और कल्पना, बस यही उनके सबसे बड़े हथियार थे। 1903 में आइंस्टीन और मिलेवा ने शादी कर ली। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे साधारण जीवन जीते थे।
दिन में नौकरी, रात में विज्ञान। आइंस्टीन के मन में लगातार एक ही सवाल घूमता रहता, क्या न्यूटन के नियम पूरी तरह सही हैं? अगर नहीं, तो सही उत्तर क्या है? फिर आया 1905। सिर्फ 26 साल के आइंस्टीन ने 1 साल के भीतर 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दुनिया हिला दी। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा, ब्राउनियन मोशन। तीसरा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और चौथा, एक छोटा सा समीकरण जो आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, EMC। उस समय बहुत कम लोगों को समझ आया कि यह समीकरण कितना बड़ा है, लेकिन असल में यही समीकरण बता रहा था कि द्रव्यमान, मास और ऊर्जा, एनर्जी, एक दूसरे में बदल सकते हैं। यानी एक छोटे से पदार्थ के अंदर अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छिपी होती है। आगे चलकर इसी सिद्धांत ने परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम की वैज्ञानिक नींव रखी। शुरुआत में बहुत कम वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को समझ आने लगा कि यह युवा वैज्ञानिक कुछ बिल्कुल नया सोच रहा है। वह सिर्फ पुराने नियमों में सुधार नहीं कर रहा था, वह पूरे ब्रह्मांड को देखने का तरीका बदल रहा था। अब आइंस्टीन एक साधारण सरकारी कर्मचारी नहीं रहे थे। उनका नाम वैज्ञानिकों के बीच फैलने लगा था, लेकिन अभी उनकी सबसे बड़ी खोज दुनिया के सामने आना बाकी थी। एक ऐसा सिद्धांत जो बताएगा कि समय वास्तव में धीमा भी हो सकता है और गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और समय की बनावट का हिस्सा है। कुछ ही वर्षों में जिस व्यक्ति को कभी विश्वविद्यालयों ने नौकरी देने से मना कर दिया था, अब उसी के शोध पत्र दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बन चुके थे। धीरे धीरे यूरोप के बड़े बड़े विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ बुलाने लगे। 1909 में आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस की नौकरी छोड़ दी। अब वे पूरी तरह विज्ञान को अपना समय देने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया। फिर कुछ ही वर्षों में वे प्राग और उसके बाद ज़ूरिख लौटे, जहां कभी वे एक छात्र हुआ करते थे। यह उनके जीवन का एक भावुक पल था। जिस संस्थान में कभी उन्होंने दाखिला पाने के लिए संघर्ष किया था, आज वही संस्थान उन्हें प्रोफेसर बनाकर सम्मान दे रहा था। लेकिन आइंस्टीन का दिमाग अभी भी शांत नहीं था। उनके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, अगर गति समय को बदल सकती है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है? यही सवाल उन्हें अगले 10 वर्षों तक परेशान करता रहा। उन्होंने दिन-रात गणित के कठिन समीकरणों पर काम किया। कई बार उन्हें लगता वे सही दिशा में हैं, फिर अचानक सारा गणित गलत साबित हो जाता। वे फिर से शुरुआत करते। ये संघर्ष महीनों का नहीं, लगभग 10 वर्षों का था। आखिरकार 1915 में आइंस्टीन ने दुनिया के सामने अपना सबसे महान सिद्धांत प्रस्तुत किया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के विचार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। आइंस्टीन ने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य रस्सी नहीं जो ग्रहों को खींच रही हो। असल में भारी वस्तुएं अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय को मोड़ देती हैं, और दूसरी वस्तुएं उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक बड़ी रबर की चादर तनी हुई है। अगर उस पर एक भारी गेंद रखी जाए, तो चादर नीचे की ओर झुक जाएगी। अब अगर उसके पास एक छोटी गेंद घुमाई जाए, तो वह बड़ी गेंद की ओर घूमने लगेगी। ठीक इसी तरह सूर्य अपने विशाल द्रव्यमान के कारण अंतरिक्ष को मोड़ देता है, और पृथ्वी उसी मुड़े हुए रास्ते पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ये विचार इतना अलग था कि बहुत से वैज्ञानिकों को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें प्रमाण चाहिए था। मौका आया। 1919 में 29 मई 1919 को
पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला था। ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन ने एक अभियान शुरू किया। उद्देश्य था आइंस्टीन के सिद्धांत की परीक्षा लेना। यदि सूर्य के पास से गुजरने वाले तारों का प्रकाश वास्तव में मुड़ता है, तो आइंस्टीन सही होंगे। ग्रहण के दौरान तस्वीरें ली गईं। महीनों तक उनका विश्लेषण किया गया और फिर परिणाम सामने आया। तारों का प्रकाश वास्तव में मुड़ा था। आइंस्टीन सही थे। अगले ही दिन दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां छपने लगीं। विज्ञान में नई क्रांति, न्यूटन के बाद सबसे बड़ा वैज्ञानिक। एक ही रात में अल्बर्ट आइंस्टीन पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। जहां भी वे जाते, लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ लगा देते। पत्रकार उनके पीछे पीछे घूमते। उनकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगीं। लेकिन दुनिया उन्हें जिस खोज के लिए सबसे ज्यादा जानती है, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन यह पुरस्कार उन्हें सापेक्षता सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए मिला। उस समय तक कुछ वैज्ञानिक अभी भी सापेक्षता सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करने में हिचक रहे थे। इसलिए नोबेल समिति ने वह खोज चुनी जिसके प्रयोगात्मक प्रमाण पहले से मौजूद थे। नोबेल पुरस्कार की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी मिलीवा और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे दिया। यह फैसला उनके व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियों को भी दिखाता है। इसी दौरान उनका वैवाहिक जीवन टूट चुका था। 1919 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी मिलीवा से तलाक ले लिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा आइंस्टीन से विवाह किया। उनका निजी जीवन उतना सरल नहीं था जितना लोग बाहर से समझते थे। एक तरफ वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बन चुके थे, दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी लगातार बदलावों और चुनौतियों से गुजर रही थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही वर्षों में जर्मनी में एक ऐसा नेता सत्ता में आने वाला है जो न केवल लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा, बल्कि आइंस्टीन को अपना देश छोड़ने पर भी मजबूर कर देगा। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। 1933 जर्मनी में एक नया नेता सत्ता में आया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर की नाजी सरकार यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने लगी और अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे। उस समय आइंस्टीन यूरोप के बाहर यात्रा पर थे। जब उन्हें जर्मनी की बदलती स्थिति का पता चला, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने जर्मनी वापस न लौटने का निर्णय लिया। नाजी सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली। उनके घर की तलाशी ली गई। उनकी किताबें सार्वजनिक रूप से जलाई गईं। कुछ अखबारों में उनकी तस्वीर के साथ इनाम तक घोषित किया गया। जो कभी जर्मनी का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक था, अब उसी को देश का दुश्मन बताया जा रहा था। आइंस्टीन ने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी और अमेरिका चले गए। उन्होंने न्यू जर्सी के शहर प्रिंसटन में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में काम शुरू किया। यहीं उन्होंने अपने जीवन के अगले 2 दशक बिताए। प्रिंसटन में उनका जीवन बेहद सादा था। न उन्हें महंगी कारों का शौक था, न आलीशान कपड़ों का। अक्सर वे बिना मोजे पहने ही बाहर निकल जाते थे। उनका मानना था कि अगर जूते पहनने ही हैं, तो मोजों की क्या जरूरत। उनके बिखरे हुए बाल, पुराना स्वेटर और हाथ में पाइप धीरे धीरे उनकी पहचान बन गए। लेकिन दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे थे। यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन से संपर्क किया। उन्हें डर था कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हिटलर पहले सफल हो गया, तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। 1939 में आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इस पत्र में चेतावनी दी गई थी कि अमेरिका को भी परमाणु अनुसंधान शुरू करना चाहिए। यही पत्र बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत के महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना। हालांकि एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, आइंस्टीन ने स्वयं परमाणु बम बनाने के प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। अमेरिकी सरकार ने उन्हें उस परियोजना में शामिल भी नहीं किया। 1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जब आइंस्टीन ने ये समाचार सुना तो वे बहुत दुखी हुए। बाद के वर्षों में उन्होंने परमाणु हथियारों के नियंत्रण, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की खुलकर वकालत की। वे बार बार कहते थे कि विज्ञान का उद्देश्य मानवता की रक्षा होना चाहिए, न कि उसका विनाश। युद्ध समाप्त होने के बाद भी आइंस्टीन का शोध जारी रहा। वे एक ऐसे सिद्धांत पर काम कर रहे थे जो प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एक साथ समझा सके। इसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहा गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक इस पर काम किया, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके। 18 अप्रैल 1955 76 वर्ष की आयु में अमेरिका के प्रिंसटन अस्पताल में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आइंस्टीन ने कृत्रिम तरीकों से जीवन बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब जाने का समय आ जाए तो प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी राख को एक गुप्त स्थान पर बिखेर दिया गया ताकि उनकी कब्र किसी तीर्थ स्थल में न बदल जाए। लेकिन एक विवाद आज भी इतिहास का हिस्सा है। पोस्टमार्टम के दौरान एक पैथोलॉजिस्ट ने बिना परिवार की अनुमति के आइंस्टीन का मस्तिष्क सुरक्षित रख लिया। अगले कई दशकों तक वैज्ञानिकों ने ये समझने की कोशिश की कि क्या उनके मस्तिष्क में कोई ऐसी विशेषता थी जिसने उन्हें असाधारण प्रतिभा दी। हालांकि आज तक ऐसा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि महानता केवल मस्तिष्क की बनावट से तय होती है। आइंस्टीन की सबसे बड़ी ताकत उनकी जिज्ञासा थी। वे कहा करते थे, मैं कोई विशेष प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ सवालों के साथ अधिक देर तक बना रहता हूँ। यही आदत एक साधारण बच्चे को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना गई। आज उनके सिद्धांतों का उपयोग जीपीएस सिस्टम, उपग्रहों, ब्लैक होल के अध्ययन, ब्रह्मांड की संरचना और आधुनिक भौतिकी के अनगिनत क्षेत्रों में किया जाता है। उनका समीकरण EMC आज भी विज्ञान के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समीकरण माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल नए वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने पूरी मानवता को यह सिखाया कि जिज्ञासा, कल्पना और लगातार सीखते रहने की इच्छा दुनिया बदल सकती है। और शायद इसीलिए इतिहास उन्हें केवल एक महान वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे प्रभावशाली विचारकों में भी गिनता है। समाप्त।